नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल, मेरे साथ है मेरे को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। इस टाइम पे अगर मूड माहौल की मार्केट के बात करी जाए तो मार्केट में इस टाइम पे अच्छा कारोबारी सत्र हमें देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ इंडाइसेस में हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल में तो करीब करीब 2% का हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बाकी के सेक्टर इंडाइसेस की भी बात करी जाए तो मोमेंटम यहाँ पे भी पॉजिटिव रुख में ही बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि निफ्टी आईटी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी बेयरिश मूड नहीं है, लेकिन ये इन फ्लैट कारोबार कर रहा है और एफएमसीजी में हल्का फुल्का हमें मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। फेस्टिव सीजन भी आने की शुरुआत ऑलमोस्ट हो गई है और कल है हमारा लॉन्ग वीकेंड। काफ़ी लंबे टाइम बाद एक लॉन्ग वीकेंड देखने को मिला, जिसके चलते काफ़ी सारे चीज़ों में हमें सर्च देखने को मिला है। स्पेशली जो फ्लाइट टिकट है उसमें एक बड़ा इजाफा आया है, होटल बुकिंग्स में एक बड़ा इजाफा आया है। इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मार्केट को किस तरीके से पैन आउट करे, वेट एंड वॉच करे, वीकेंड मनाए या फिर आज के लिए कुछ गेम प्लान है? मानस जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी, क्या लग रहा है सर, क्या करना चाहिए? बाजार में तो अच्छी खासी रौनक बनी हुई है, फेस्टिव सीजन को देखते हुए बाजार भी इस टाइम पे चेरिश कर रहा है। क्या करना चाहिए? हमें भी बाजार की मोमेंटम को देख के कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर इस टाइम पे वीकेंड को एंजॉय आज से करना चालू कर दें? तो आई थिंक वीकेंड को एंजॉय करना ज्यादा बेहतर आइडिया है, क्योंकि मार्केट में अगर आप पिछले करीब 6-7 सेशन देखें तो बहुत मुश्किल है ट्रेड करना। मेरे हिसाब से तो एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक यहाँ पर किसी भी साइड पे एक डायरेक्शनल कॉल नहीं लेना चाहिए। अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 24,800 के ऊपर निकलेगा, तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी नहीं करें। लेकिन अगर नीचे की तरफ 24,400 के नीचे इस बार टूटा तो फिर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,200 है, वो लेवल्स टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में कंफ्यूजन कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली वीकनेस शो कर रहा है। ये ज़रूर एक 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव क्लियरली लगता है। ये इंडेक्स ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आपके पास बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन है तो 54,900 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। अगर 54,900 का लेवल टूटे तो यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल भी लिया जा सकता है, क्योंकि मेरा समझना है कि उसके बाद आपको शायद 53,500 तक की क्रैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी और यहाँ पर खरीदारी केवल 56,000 के ऊपर करेंगे। ओके, इंडाइसिस पे अभी फिलहाल कॉशियस है रुक। मार्केट में फिलहाल अभी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन फ्लैट निफ्टी और आधा परसेंट से ज़्यादा गेन के साथ आधा परसेंट से ज़्यादा गेन के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी फ्लैट है, तो मूड मॉल फिलहाल कॉशियस ही है और लेवल्स बता दिए गए हैं मानस जी की तरफ से। 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, उसके ऊपर निकलता है तभी आप खरीदारी करें। वहीं 24,400 इस बार टूटा तो 24,200 के दर्शन भी हो सकते हैं। साथ ही बैंक निफ्टी पे आपको 54,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है और उसके नीचे आता है तो फिर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 56,000 के ऊपर ही कोई स्ट्रेंथ नजर आएगी बैंक निफ्टी में, वहां पे देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल तो ये मूड माहौल हो गया मार्केट का, हमने मार्केट चेक भी ले लिया। अब आगे बढ़ते शो में और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके साथ ही आप हमें सीएनबीसी आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए, शो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉलर कौन है वो देखते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं तुषार मिश्रा जी पुणे से। तुषार जी, हाय। हाय श्रेया मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग। सवाल आपका सर। गुड मॉर्निंग श्रेया मैम, गुड मॉर्निंग कंचन मैम। एंड सो मेरा सवाल है कोफोर्ज के ऊपर। 1797 का मेरा बाइंग रेट है। मानस अपना जो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, मानस जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े जी मानस सर है, गुड मॉर्निंग उनको भी। गाबा सर ने अराउंड जून के स्टार्टिंग में उसका सजेशन दिया था एंड अराउंड 2000 के अपने उसके लिए मैंने उसको किया था अराउंड 1865 पे, बट उसको मैंने अभी 22 शेयर उसको लेके आया है अपना एवरेज करके 1797 पे। तो मैडम इसके लिए क्या किया जाएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। कोफोर्ज 1796 की आपकी खरीद है और 1660 पे कर रहा है कारोबार, तो लॉस में और 180 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं।
आज भी आधा फीसदी के करीब करीब गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने में 13% टूटा है। अब क्या करना चाहिए मानस जी? कोफोर्ज हालांकि आईटी स्पेस में उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहे हैं, किसी दिन अच्छे मोमेंटम के साथ कारोबार कर रहा होता है, कभी गिरावट देखने को मिल रही है। अनसर्टेनिटी तो है ही आईटी स्पेस में, उसको नकार नहीं सकते हम, लेकिन कोफोर्ज इनके पोर्टफोलियो में है, लॉस में है। अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी? इनका भाव आपको वापस आता दिख रहा है या फिर एग्जिट करें और बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? गुड मॉर्निंग तुषार जी। तो देखिए, जो 2000 का आंकड़ा है, ये पिछले साल भी इसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया था, और इस बार जब इस साल जब रैली देखने को मिली, तो भी ये 2000 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया। पिछले मंथ के अगर पैटर्न देखें तो मंथली चार्ट पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था, उसके बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए। डेली चार्ट पे अब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, बिल्कुल अप्रोच कॉशियस रहेगी, और जो रीसेंट लो था वहां पर 50 वीक मूविंग एवरेज आता है, तो 1574 का आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। अगर 1574 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना ही पड़ेगा। जहां तक बात ट्रेंड रिवर्सल की है, 1700 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे। मेरा सजेशन ये है कि पहला तो काम करिए, 1575 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। उससे पहले कोई उछाल मिल जाए और छोटे मोटे लॉस आपको हो, 1700 रुपए के आसपास प्राइस आए, तो वहां पर एक बार निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और फ्रेश खरीदारी 1750 के ऊपर करेंगे। अगर 1750 के ऊपर निकलेगा तो ही यहाँ पर फ्रेश खरीदारी एग्रेसिव होकर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ओके, तो ये थी राय कोफोर्ज पे। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं और उसके बाद आपको अपनानी होगी मानस सर की स्ट्रैटेजी। मूविंग फॉरवर्ड, अगले दर्शक बरेली से रंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, एक्साइड इंडस्ट्रीज 500 शेयर हैं 460 के भाव से, और जाइडस लाइफ है 1030 के भाव से 300 शेयर। इसमें क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, या ठीक है शेयर? ठीक है, शुरुआत जायडस लाइफ साइंस के साथ कर लेते हैं। कल नंबर्स भी आए थे, स्ट्रीट ने जो अनुमान लगाया था वहाँ उसके कंपैरेटिवली नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे, और पिछले एक हफ्ते में एक यहाँ पे हमें 2.5% का करीब इजाफा देखने को मिला है। माना सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? जायडस की ऑलमोस्ट खरीदारी के भाव में ये आ ही गया है, आगे क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए? आई थिंक वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो करीब 5 सेशन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके नीचे फिसला था। लेकिन 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया। 20 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक रेंज है 920 से लेकर 980, इस रेंज को तोड़ना जरूरी है। अगर 980 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर तो आपको, मेरे समझ में ये है कि उसके बाद आपको शायद 1100 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। पोटेंशियल स्टॉक में है, बने रहिए और 920 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, तो 920 के नीचे आपको लगाना है स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह इस टाइम पे जायडस लाइफ में। इसके अलावा माना सर, इनका ना सवाल है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। 400 रुपए की खरीद है, 500 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। पिछले एक साल में हमने देखा, पहले तो इसने लोअर लो बनाए, उसके बाद फिर एक रेंज बाउंड में ही ये कारोबार करता हुआ नजर आया। क्या लग रहा है, वापस से वो भाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, पिछले करीब 3 मंथ से एक्साइड कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है, जो कि संकेत तो अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि एक बड़ा क्रैक ऑलरेडी हमने 620 रुपए से 340 तक देखा हुआ है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक चांस लिया जा सकता है। जो मेरे ख्याल से जून मंथ में मई मंथ का जो लो था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लो है, 348 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन होप तभी रखें जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 400 के ऊपर निकले। अगर 400 का आंकड़ा क्रॉस हो गया, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन होने लगा, तो फिर आपको 480 से 500 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो फिलहाल ये व्यू एक्साइड और जाइडस लाइफ के ऊपर, ये स्ट्रैटेजी आप अपना के चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अनिल कांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलवाड़ा से। अनिल जी, स्वागत है CNBC आवाज पर। हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम, हमारा कॉल लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सवाल सर आपका। मानस सर से एक क्वेश्चन है मेरा। सिप्ला के 45 शेयर है मेरे पास 1518 से, तो इनको होल्ड करना है या, क्योंकि ये ट्रम्प का मसला जो अमेरिका वाला चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में भी मेडिसिन पे भी कोई बढ़ाएंगे टैरिफ वगैरह, तो कोई अनसर्टेनिटी बनी हुई है इसमें। कभी ये 30-40 रुपए लो चला जाता है, कभी वापस ये
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे अनिल जी, नजरिया क्या है, आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो में? 1 ईयर का है। 1 ईयर, और एक, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा मानस सर से। मानस जी। सर, कोई दो शेयर कोई ऐसे बताएं जो मजबूत फंडामेंटल वाले हो और निवेशकों के लिए और मेरे को भी अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, वैसे टेक्निकल एनालिस्ट हैं मानस जी, टेक्निकल चार्ट पढ़ के बताएंगे आपको 2 स्टॉक्स कौन से अच्छे हो सकते हैं। फिलहाल सिप्ला हम डिस्कस कर लेते हैं। सिप्ला 1536 पर कर रहा है कारोबार, 1518 की आपकी खरीद है, मामूली प्रॉफिट में है। अनसर्टेनिटी तो है ही पूरे मार्केट पे, इनफैक्ट टैरिफ का प्रेशर है, लेकिन फार्मा और हेल्थ के स्पेस मानस जी हमने लगातार चर्चा भी कर रहे थे, अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही। सिप्ला कल भी आपको याद होगा हमारे पैनलिस्ट के पिक्स में था, आज भी डे हाई पर 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। करना क्या चाहिए इनको, रख सकता है अभी पोर्टफोलियो में? तो देखिए, रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है वो 1450 और 1550 की रेंज में हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बार ये 1550 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से जो प्रीवियस हाई था 1700 रुपए के आसपास, वो लेवल्स भी दिखा सकता है। तो क्योंकि कंसोलिडेशन है और लोअर लेवल पे सपोर्ट है, मेरा समझना है कि अगर 1 साल का टाइम फ्रेम है तो 1450 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जाना चाहिए। ओके, तो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं सिप्ला, और अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है ये। दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा, 2 ऐसे स्टॉक्स मानस सर जो आपको अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, चार्ट्स पर स्ट्रेंथ नजर आ रही हो, तो वो कौन से 2 स्टॉक्स होंगे? तो देखिए, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अभी जो रिसेंट करीब 1 मंथ का टाइम देखें तो वहां पर करेक्शन देखने को मिला है। मेरे ख्याल से करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2 स्टॉक मेरी नजर में है जो 12 से 15 मंथ के लिए अगर रखा जाए तो आई थिंक बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। पहला तो एचडीएफसी बैंक, जहां पर हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है। शायद ये करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है, एक्सटेंड हो 1940 के आसपास तक ये करेक्शन में एचडीएफसी बैंक देखने को मिले। लेकिन अगर 1940 1950 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1840 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि मेरा समझना है कि स्टॉक में करीब 2200 रुपए के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस में मेरे ख्याल से करीब 7-8 मंथ पहले हमने एक ब्रेकआउट देखा था, मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। उसके बाद पिछले करीब 1 मंथ में स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया स्तर है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 750 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। आई थिंक अगर 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम देंगे तो 1200 रुपए से लेकर 1250 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर से ध्यान रखिएगा। ओके, तो सिप्ला के ऊपर आए और 2 स्टॉक रिकमेंडेशन मानस जी की तरफ से हमें आती हुई दिखाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो व्यूअर है हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हैं विनय जी। विनय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास HAL है और 2 महीने पहले लिया था तो 3 महीने के लिए, तो आई कैन वेट फॉर 1 मोर मंथ। क्या प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे उसके? ठीक है, 1 महीने के लिए HAL के ऊपर नजरिया मांग रहे हैं। 4800 की खरीद है और 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। कल नंबर्स आए थे, नंबर्स रोबस्ट देखने को मिले, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेके काफ़ी सारे जो इस टाइम पे कंसर्न्स है वो बने हुए हैं कि किस तरीके से जो ऑर्डर की डिलीवरी है वो की जाएगी। टेक्निकल चार्ट पे नेक्स्ट 1 मंथ में क्या व्यू दिखाई दे रहा है मानस जी? तो देखिए, पिछला जो 1 महीना निकला है वो स्टॉक के लिए अच्छा तो नहीं रहा है क्योंकि स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अब ये जो स्तर है ये बहुत ही अहम स्तर है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। कल 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद गिरावट देखने को मिलेगी, और लेकिन वापस 200 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि अगर एक मंथ का टाइम फ्रेम है तो चांस लेना चाहिए। 4300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, लॉन्ग पोजीशन को। 4600 के ऊपर निकलेगा तो 4900 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हिंडाल्को के नंबर्स आए थे और नंबर्स पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। उसके बाद मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आगे की ग्रोथ को लेके किस तरीके का आउटलुक है। विल बी बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है अब हिंडाल्को के मैनेजमेंट से बातचीत करने का, और हिंडाल्को का स्टॉक आप
देखिए 5.5% की तेज़ी के साथ डे हाई पर कर रहा है कारोबार। Q1 नतीजे आए और काफ़ी अच्छे नतीजे। हिंडाल्को का प्रॉफिट 26% से ज़्यादा बढ़ा। वही रेवेन्यू की बात की जाए तो 9.5% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। एबिटा में भी 14.5% के करीब करीब उछाल देखने को मिला। नतीजे और फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी सतीश पै जी। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात। सबसे पहले सवाल तो यही होगा कि शानदार नतीजे आए, इसके पीछे के कारण क्या रहे, साथ ही फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपका गाइडेंस क्या होगा? हाँ, तो हम लोग जो गाइड कर रहे हैं कि Q2 Q1 के मुताबिक मोरलेस इक्वल रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पे स्पेशली नोवेलिस का परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस, आपको पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में नोवेलिस का परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ से बेटर रहेगा। तो अगर आप कंबाइंड देखें, हिंडाल्को इंडिया का परफॉर्मेंस इस पूरे साल में काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, और नोवेलिस का जो आप देख रहे हैं Q1 हम लोग बोल रहे हैं कि बॉटम आउट हो गया, Q2 Q1 के मुताबिक इक्वल रहेगा, पर सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे नोवेलिस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ओके, गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेंशन किया अभी नोवेलिस के नंबर्स के बारे में, अगर हम Q1 के नंबर्स देखें तो हम नंबर्स डेफिनेटली हमें वीकर साइड में देखने को मिले हैं। अगर पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के रेवेन्यू और गाइडेंस की बात करी जाए तो किस तरीके का आउटलुक है? तो तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा नोवेलिस के लिए। तो अगर आप एंड मार्केट डिमांड देखें तो कैन का डिमांड स्पेशली यूएस में काफी स्ट्रांग है। तो एंड मार्केट डिमांड यूएस पे कैन स्ट्रांग, ऑटो भी काफी रेजिलियंट है यूएस पे। स्क्रैप स्प्रेड्स अगर आप देखें Q4 में बॉटम आउट हो गए, और स्क्रैप स्प्रेड्स अभी Q1 में इंप्रूव होना शुरू हो गया है। तो Q1 में जो इंप्रूवमेंट आए थे स्क्रैप स्प्रेड्स में, वो Q2 और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इट विल कंटिन्यू। तो स्क्रैप स्प्रेड्स अभी इंप्रूवमेंट ट्रेंड हमें दिख रहा है। और तीसरा, नोवेलिस में एक काफी एम्बिशियस कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है, जो इस साल रन रेट 100 मिलियन कॉस्ट सेविंग्स देगा। तो ये तीनों सेक्टर में एंड मार्केट डिमांड स्ट्रांग, स्क्रैप स्प्रेड्स का इंप्रूवमेंट और कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, इन तीनों के बेसिस पे नोवेलिस का मार्जिन्स और परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर पे इंप्रूव होगा। स्क्रैप स्प्रेड्स का आपने जिक्र किया सतीश जी, सवाल भी मेरा अगला उसी पे था। पहले तो ये बताइए कि कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस का आउटलुक क्या है, और साथ ही करंट लेवल्स पर क्या आप स्प्रेड्स स्टेबल देख रहे हैं? हाँ, अगर आप देखें एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों के प्राइसेस अभी काफी स्ट्रांग, ये बहुत अनसर्टन एनवायरनमेंट पे एल्यूमिनियम और कॉपर का प्राइसेस काफी फर्म रहे हैं, क्योंकि सप्लाई डिमांड काफी टाइट है और एंड मार्केट डिमांड भी इट्स होल्डिंग। माने एल्यूमिनियम का डिमांड कम नहीं हुआ है, कॉपर का डिमांड तो बढ़ते जा रहा है। तो ये अनसर्टनिटी रीजनल प्रीमियम के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। अगर आप एल्यूमिनियम के रीजनल प्रीमियम्स देखें तो जापानीज प्रीमियम अभी $120 पे चल रहा है, और यूएस प्रीमियम $1,500 चल रहा है। तो ये टैरिफ और अनसर्टनिटी एल्यूमिनियम प्राइस पे उतना फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, पर रीजनल प्रीमियम्स पे काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है। वेल, तो ये बात तो हो गई स्प्रेड के ऊपर। इस टाइम पे हम ग्लोबली देखें तो काफ़ी सारे हेडविंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगर हम मैक्रो एनवायरनमेंट देखें, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। क्या लगता है नोवेलिस के लिए और हिंडाल्को के केपेक्स प्लान जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए नजर पड़ सकते हैं? नहीं, हमारा जो कैपेक्स के प्रोग्राम होते हैं ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 20-30 साल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 1-2 साल के अनसर्टनिटी के लिए हम अपना कैपेक्स प्लान को नहीं बदलते हैं। तो नोवेलिस का जो प्रोग्राम है $4 बिलियन का बे मिनट प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और हिंडाल्को का हम लोग ने जो 40-50 हजार का कैपेक्स प्रोग्राम अनाउंस किया था, वो इस साल का कैपेक्स हम लोग 8,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं, और अगले आने वाले 2-3 साल पे हमारे जो प्लान्स है वो हमें कोई चेंज नहीं करने का प्रोग्राम है। ओके, नोटेड सतीश जी। पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो नोवेलिस के आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं आप, क्या अब आईपीओ जल्दी दस्तक देगा? नहीं, अभी हमारा नोवेलिस का जो प्रोग्राम है वो बे मिनट के प्रोजेक्ट को खत्म करना है, उसके बाद नोवेलिस के प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो इन दोनों चीजें पे हमारा अभी मैनेजमेंट का फोकस है।
अभी हमारे पास आईपीओ के लिए वक्त नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए, अब वो वक्त आ गया है जिस टाइम पे हम बात करेंगे क्रिप्टो की। डायरेक्टली चलते हैं मनीषा जी के पास और समझते हैं कि आज के क्रिप्टो कॉर्नर में क्या पकड़ा है। मनीषा जी। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन की। ब्लॉकचेन पर अगर बात की जाए तो ये $25 बिलियन की मार्केट ऑलरेडी है। पिछले 3 सालों में रियल वर्ल्ड एसेट एलोकेशन हमने यहाँ पर 380% की दर से बढ़ता हुआ देखा है। पहले आपको बता दें कि क्या होता है टोकनाइजेशन। रियल वर्ल्ड एसेट्स का डिजिटल ब्लॉकचेन पर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट्स होता है। हाई वैल्यू एसेट्स को थोड़ी मात्रा में खरीदना इस वजह से संभव हो पाता है, और अगर हम ब्लॉकचेन के तरीके से इसको आता हुआ देखें तो छोटे यूनिट्स में इसे तोड़ना संभव हो जाता है। DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एसेट्स ये होते हैं, और ब्लॉकचेन के जरिए इनमें खरीदारी, बिक्री, होल्डिंग और ट्रेडिंग सभी कुछ किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, लिब्रे और दुबई RWA टोकनाइजेशन में यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वेव्स आते हुए देखी हैं। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीड भी है। अब कितना बड़ा ये बाजार हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया एज ऑफ नाउ ये $25 बिलियन का मार्केट है, लेकिन मैक्सिको एंड कंपनी का मानना है, मैकेंजी एंड कंपनी का मानना है कि ये 2 लाख करोड़ का बाजार आगे जाकर हो सकता है। BCG का कहना है कि 2030 तक ये 16 लाख करोड़ का भी हो सकता है। 2034 तक 30 लाख करोड़ का भी बिजनेस यहाँ पर हो सकता है, ऐसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना है। तो क्लियरली यहाँ पर काफी बुलिशनेस आगे जाकर इस मार्केट में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि क्या क्या चीज यहाँ पर टोकनाइज हो सकती हैं, तो वो रियल एस्टेट से लेकर आर्ट, म्यूचुअल फंड्स, मार्केट्स, यॉट्स, प्लेन्स तक भी यहाँ पर टोकनाइजेशन में यहाँ पर बात की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जो बड़ी कैटेगरी की चीज़ें हैं उसे छोटे छोटे में खरीद के बांट के आप इसे ले सकते हैं। और जिस तरह से ये काम किया जा सकता है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं असम में, एक टेक कंपनी है बैंगलोर में, उसमें आप RWA टोकनाइजेशन की तरह ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे कोई यॉट लेनी है तो वहाँ पर भी मैं टोकनाइजेशन के थ्रू इसको ले सकती हूँ। तो काफ़ी बड़ी ये मार्केट है और माना यह जा रहा है कि आगे जाकर इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आगे भी बन सकती है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। शुक्रिया मनीषा जी, ये पूरी क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी हमारे लिए लाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और सोशल मीडिया के क्वेरीज एड्रेस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रहे हैं। मानस जी, साहिल पूछ रहे हैं लॉयड मेटल्स के ऊपर, और लॉयड मेटल्स देखें आप तो इसके नतीजे काफ़ी अच्छे, मुनाफा में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही आप एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी, इसके अलावा एबिटा मार्जिन में भी करीब करीब साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नतीजे अच्छे और स्टॉक पे अच्छा रिएक्शन, 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ लॉयड मेटल्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1442 के लेवल पर। अब इनका सवाल ये है कि इनके पास है, अभी भी होल्ड करें? तो देखिए, होल्ड करना चाहिए क्योंकि जगह तो सही है जहां से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1370 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 1475 के ऊपर निकलेगा तो 1550 तक के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो अभी फिलहाल तो बने रहने की सलाह और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। पूरा मेटल स्पेस अगर आप देखें तो अच्छी तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। 2% से ज़्यादा का मेटल इंडेक्स चढ़ा हुआ है। इसके अलावा ऑटो स्पेस में भी आज बाइंग है। IT फ्लैट है फिलहाल, लेकिन ऑटो स्पेस, हेल्थ के स्पेस में बाइंग है। हीरो मोटो एक बार स्क्रीन पर रखिए, 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हीरो मोटो कारोबार कर रहा है। कल भी देखा था मानस जी, टू व्हीलर स्पेस में एक मोमेंटम इंटैक्ट था, आज वो फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए हीरो मोटो को पे? हालांकि उन्होंने खरीद और भाव नहीं बताई है, व्यू मांग रहे हैं। तो देखिए, कल भी यहाँ पर मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था और आज मॉर्निंग में भी बाय रिकमेंडेशन दिया गया है। मेरा समझना यह है कि स्टॉक में करीब 5200 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है, और उसका रीजन ये है कि वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट था। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए और 4600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको 4950 को टारगेट करना है। अगर 4950 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5200 का भी हो सकता है।
ओके 4,950 तक के टारगेट पहला, अगर वो ब्रीच करता है तो और ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ सकता है फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, वक्त हो चुका है वाइंड अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर से जुड़ूंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेकर।